जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको 2025 में बिहार दरोगा बनना है तो उसके लिए जीएस एकेडमी के तहत एक होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। तो आपको इस होमवर्क सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पूरा होमवर्क डेली पर डे आपको अपडेट कर दिया जाता है टेलीग्राम पे, तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज डे 15 है और 14 फरवरी को ये डिस्कशन सर के थ्रू करवाया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं ये होमवर्क सीरीज आपके लिए ला सकूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है। ये अभी हाल ही में करेंट में था, काफ़ी चर्चे में था, तो इसे आप रट जाइएगा। उत्तराखंड बना, जो कि स्वतंत्र भारत में पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू किया। अब देखिए, ये जो समान नागरिक संहिता है ना, इसका वर्णन डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में है। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि समान नागरिक संहिता जो है ना, ये सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था भारत में, तो वो गोवा में लागू किया गया था, जो कि आज़ादी से पूर्व ही लागू किया गया था। आपको पता होगा कि पुर्तगालियों ने 1961 में गोवा को फ्री किया था, मतलब गोवा को वो छोड़ के गए थे। उसके बाद जो है ना, गोवा में ये समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ एरिया, कुछ क्षेत्रों में बस लागू किया गया था। देखिए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल 44 में, तो उसे ध्यान रखिएगा, इसे रट जाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का संविधान से हटाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। यह सब संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावना का शब्द है जो कि संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो तीनों वर्ड याद रखिएगा। और अगर प्रस्तावना की बात करते हैं तो सर्वप्रथम प्रस्तावना का जो विचार है वो किसने पेश किया था, तो ध्यान रखिएगा, नेहरू जी ने पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पेश किया था। और ये पारित कब होता है, तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को पारित किया जाता है। देखिए, प्रस्तावना का जो वर्ड है ना, वो शुरू कहाँ से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, हम भारत के लोग से शुरू होता है प्रस्तावना का वर्ड। 2-3 क्वेश्चन और प्रस्तावना के संबंध में पूछा जाता है कि जैसे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय की बात की गई। वहीं पे प्रस्तावना में 1 प्रकार का बंधुत्व की बात किया गया है और प्रस्तावना में 2 प्रकार का समानता की बात किया गया। समानता में आपको ध्यान रखना है कि अवसर और प्रतिष्ठा, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता की बात जो है प्रस्तावना में किया गया है। ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है और ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह कहा गया है कि सरकारी भर्ती में नियमों की बीच में नहीं बदल सकते हैं। यह निर्णय किस समिति के द्वारा लिया गया। देखिए, कोई भी सरकारी भर्ती होता है तो वो जो भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है ना, उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो किनके समिति के थ्रू किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ के समिति में किया गया। देखिए, ये जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, जो कि 50वें नंबर के थे। ठीक है, अभी 91वें नंबर के सीजीआई कौन बने हैं, संजीव खन्ना बने हैं, तो उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ये जो नियम है सरकारी भर्ती में, इसको लोक नियोजन कहा जाता है। ठीक है, तो लोक नियोजन के में अवसर की जो समानता है ना, वो कौन से आर्टिकल में है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। इसी में आरक्षण संबंधी जो भी सरकारी नौकरी होती है उसी में बात किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने महिलाओं की विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित कर दी। आपको पता होगा कि भारत सरकार का जो कानून है उसके तहत बालक का उम्र कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए, और बालिकाओं का उम्र जो है ना वो 18 साल होना चाहिए। लेकिन भारत का ऐसा पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि महिलाओं को अगर शादी करना है ना तो उनको 21 साल जो है वो होना चाहिए। उन्होंने इसे डिफाइन कर दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में लिए गए फैसले में कहा है कि वकील अब जजों को माय लॉर्ड या फिर योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे। देखिए, जज क्या कहते हैं, वकील जज को क्या कहते हैं, माय लॉर्ड कह के संबोधित करते हैं। तो इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट है ना, उन्होंने कहा कि कोई भी वकील जो है ना वो जज को माय लॉर्ड नहीं कहेंगे, इसे ध्यान रखिएगा।
अब देखिए हाई कोर्ट का जो वर्णन है ना वो आर्टिकल 214 में है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भाग 5 में आपको 124 से 147 तक देखने को मिलेगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में, तो याद रखिएगा 25 है। और 25वें नंबर का जो हाई कोर्ट है ना वो अमरावती हाई कोर्ट है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हरित जयंती समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। देखिए नई दिल्ली से आपको ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में जो रायसीना डायलॉग हुआ था ना वो भी नई दिल्ली में ही हुआ था, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कि अभी हाल ही में पुस्तक मेला हुआ था वो भी नई दिल्ली में हुआ था, सौर ऊर्जा सम्मेलन हुआ था वो भी नई दिल्ली में हुआ था, और भारत टेक्स सम्मेलन हुआ था वो भी नई दिल्ली में हुआ था। तो ये 3-4 फैक्ट है जो कि नई दिल्ली में हुआ था, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ पे है, तो भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक हमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख देखने को मिलता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला है, तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला है। और हिमाचल प्रदेश में ही महिलाओं का उम्र कितना कर दिया गया था, तो 21 साल कर दिया गया था। वह जनजातीय समुदाय कौन है जिन्होंने 18वीं लोकसभा जो भी हाल ही में हुआ है 2024 में उन्होंने चुनाव में भाग लिया, तो ध्यान रखिएगा सोमपेन जनजाति जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की थी, और ये बीपीएससी में पूछा गया है, तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप और ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा का एक ब्रू जनजाति थी, उन्होंने भी सबसे पहले वोट डाला था, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, वो भी क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई है, ध्यान रखिएगा मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई है। कहा जाता है कि भारत में खाद्यान्न की सबसे बड़ी कोई योजना है ना तो वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जो कि 5 साल के लिए लागू किया गया था, ठीक है। और ये कब किया गया था 2020 में, क्योंकि उस टाइम कोरोना था ना, तो उसी टाइम लागू किया गया था। तो 2025 में 5 साल पूरा गया है इसका, इसीलिए इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध पारित हुआ था। देखिए यहाँ पे पारित हुआ था पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बीपीसी के नाम पे जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अविश्वास जो प्रस्ताव है सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था, ध्यान रखिएगा नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था, ठीक है। जो अविश्वास प्रस्ताव होते हैं ना वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, वो पक्ष के जो कानून निर्णय होते हैं ना उनसे वो खुश नहीं होते हैं, तो विपक्ष पार्टी जो है ना वो सत्ताधारी दल के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, लोकसभा के लिए लाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो वर्णन है ना वो संविधान में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी अगर पार्टी से संतुष्ट नहीं है तो वो 50 लोग, कम से कम 50 लोगों का एक समूह होगा, वही अविश्वास प्रस्ताव को लाएंगे और इसको 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार के समय भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री कब था। देखिए आर्थिक सुधार की बात करते हैं ना तो ये कब होता है 1951 में होता है, ध्यान रखिएगा। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे ना वो पीवी नरसिम्हा थे, और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने कौन सा मॉडल लाया है, याद रखिएगा एलपीजी मॉडल। एल से क्या होता है उदारीकरण होता है, पी से प्राइवेटाइजेशन होता है मतलब निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन बोले तो वैश्वीकरण, तो तीनों को ध्यान में रखिएगा। और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वीपी सिंह थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और फिर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है उसे कौन सी फसल कहते हैं, ध्यान रखिएगा खरीफ फसल कहते हैं। देखिए भारत में 3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं, ठीक है, खरीफ फसल हो गया, रबी फसल हो गया और जायद हो गया। जायद में याद रखिएगा ककड़ी और खीरा जो है ना वो जायद फसल है। वहीं पे रबी की बात करते हैं तो गेहूँ जो है ना वो रबी फसल है, ठीक है, गेहूँ याद रखिएगा, सरसों ये सब क्या है रबी है। वही बात करते हैं चावल की तो चावल जो है ना वो खरीफ है। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं तो उसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर में जो मार्स रोग होते हैं वो किस तत्व की कमी के कारण होते हैं, तो याद रखिएगा मैग्नीज जो है उस तत्व की कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा फर्स्ट टाइम जो हरित क्रांति जो वर्ड है वो यूज किसने किया था, तो विलियम एस गॉड ने करा था। बात करते हैं ये जो हरित क्रांति है ना वो भारत में कब आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा।
1966 से लेकर 1967 में जो है ना कहाँ पे गया था, पंजाब राज्य में लाया गया था गेहूं की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? गेहूं की खेती के लिए। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, जिससे भारत जो है ना वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जाता है। ठीक है, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है ना वो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। वहीं वैश्विक स्तर पे अगर हरित क्रांति की जनक की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग, उनका नाम ध्यान में रखिएगा। ये सारे फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, इसे झूम कृषि कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा मेघालय में होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करने का है कि स्वर्ण रेखा क्रांति, देखिए यहाँ पे रेखा नहीं स्वर्ण रेखा होगा। जो क्रांति है ना इसका संबंध जो है वो आपका जूट उत्पादन से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि स्वर्ण रेशा, इसे भी रेखा की जगह रेशा कर लीजिएगा। स्वर्ण रेशा क्रांति का जो संबंध है ना वो कपास से है। वहीं पे अगर रजत क्रांति की बात करते हैं तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति जो मैंने आपको बताया 1966 से लेकर 67 तक MS स्वामीनाथन पंजाब, तो ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जूट उत्पादन से कौन है? तो स्वर्ण क्रांति है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला है कि सेरीकल्चर। देखिए सेरीकल्चर जो होता है ना वो रेशम पालन का होता है, बिल्कुल सही है। PC कल्चर अंगूर, देखिए अंगूर उत्पादन जो है ना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वर्मी कल्चर। ठीक है, वर्मी कल्चर इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और PC कल्चर में जो है ना वो मत्स्य का उत्पादन होता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। ओलिवी कल्चर जैतून उत्पादन है, बिल्कुल सही है। क्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन है, बिल्कुल सही है, तो उसे ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है वो B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर में उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए ये जो प्राकृतिक रबर में है ना इसमें केरल जो है वो प्रथम स्थान पे है। बात करते हैं रबर। रबर क्या है? रबर एक प्रकार का पॉलीमर होता है, मतलब बहुलक होता है। ये प्राकृतिक भी होते हैं और ये संश्लिष्ट बोले तो मानव के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो प्राकृतिक रबर को आइसोप्रीन कहा जाता है और वहीं पर जो कृत्रिम रबर होते हैं ना उसको नियोप्रीन कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टियों के जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, पेडोलॉजी कहते हैं। देखिए भारत में ना 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व पौधे के हरे भाग के लिए आवश्यक होता है जो पौधे की वृद्धि और उत्पादन में सहायक होता है? ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधे और वनस्पति के वृद्धि और विकास में सहायक उर्वरक जो यूरिया का यूज हम लोग करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 46% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत को मिलान से हटाइए। देखिए यहाँ पे गलत पूछा गया है कि गलत कौन है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय आलू संस्थान कटक, देखिए ये आलू संस्थान जो है ना वो शिमला में है। ठीक है, शिमला में है। और अगर कटक की बात करते हैं तो चावल जो उत्पादन अनुसंधान है ना वो कटक में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ B हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना कब और कितने जिलों में शुरू किया गया है? देखिए ये जो जैविक कॉरिडोर योजना है ना 2023 तक कहा गया था, लेकिन इसका टाइम पीरियड बढ़ा के 2025 कर दिया गया है और ये 13 जिलों में शुरू किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, ये संगीत से है। ठीक है, वहीं पे अगर आपको डेविस कप के बारे में पूछिएगा, ध्यान रखिएगा इसका संबंध टेबल टेनिस से है। बात करेंगे आपको ईरानी कप का, तो उसका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्यन और सतपुरा की भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए यहाँ पे आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी, इसके बीच में जो है ना वो नर्मदा नदी बहती है। तो ध्यान रखिएगा, विंध्यन और सतपुरा के बीच में कौन बह रही है? नर्मदा नदी बह रही है। और इसके नीचे जो है ना वो ताप्ती नदी बहा करती है। तो ध्यान में रखिएगा कि ताप्ती और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा और ताप्ती किनके बीच में बहती है, फिर कौन है? तो ध्यान में रखिएगा सतपुरा, जिसको जूठा पहाड़ भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, तो इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में? आपको पता होगा कि भारत के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो जैसे कि प्रधानमंत्री महोदय जो होते हैं वो जितने भी वार्तालाप करते हैं वो प्रधानमंत्री के नाम पे करते हैं, तो ऐसा आर्टिकल 77 बताता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है?
ध्यान रखिएगा ये दोनों का संबंध जो है ना वो बैडमिंटन से है। और 2023 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके पिछले वाले एसआई में पूछा गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा उस समय जो पीएम थी ना वो इंदिरा गांधी थी, और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि 1973 में शुरू किया गया था वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया था, जिसका वर्तमान नाम रामगंगा है। ध्यान रखिएगा, और इसका जो नेतृत्व है ना वो किया गया था कैलाश सांखला के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNFCCC द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल को कब एक्सेप्ट किया गया था, इसका संबंध किससे है। देखिए 1997 में जलवायु परिवर्तन से इसका संबंध है और उसी टाइम इसको एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। याद रखिएगा ये सहकारी समिति है जिसका वर्णन जो है वो आपको आर्टिकल 43 के बी में है, और ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, सहकारी समिति का जो वर्णन है ना भाग 9 के ख में है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया। ध्यान रखिएगा ये पर्यावरण के लिए सम्मेलन हो रहा था स्टॉकहोम में, जो कि 1972 में हुआ था, और इसके बाद ही ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, और पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 43 के क के तहत उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए विधान संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। देखिए 42वां संशोधन की बात करते हैं तो इसको संविधान में बहुत ज़्यादा प्रावधान था, इसी कारण इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। देखिए इसमें एक दो प्रावधान मैं आपको बता देती हूँ कि पहला प्रावधान तो आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा का जो अभी टाइम पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के थ्रू जो है ना वो लोकसभा का जो टाइम पीरियड 5 साल था ना उसको 6 साल कर दिया गया। उसके बाद जब नेक्स्ट 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है ना तो इनका टाइम पीरियड फिर अगेन जो है ना पहले की तरह 5 साल कर दिया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 ही था, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये फैक्ट जो है ना वो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है। ध्यान रखिएगा नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत योजना कब शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो याद रखिएगा स्वच्छ भारत योजना की जो शुरुआत है ना वो 2 अक्टूबर, जो कि गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर 2014 को इसे स्टार्ट किया गया था नई दिल्ली के राजघाट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये भारत है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और ये क्या है हमारा अरब सी है। देखिए यहाँ पे अरब सागर पूछा है ना, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही। ठीक है, लूनी भी इधर ही जाती है, लेकिन गुजरात के कच्छ में जाके ये मिल जाती हैं, ये अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती। वहीं गोदावरी की बात करते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा से माही तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में ऐड किया गया था। ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल में इसको मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है। ध्यान रखिएगा ये लाल मिट्टी बनती है। देखिए लाल मिट्टी से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि लाल मिट्टी जो है वहाँ पे कौन सी खेती की जाती है। तो जो चाय की खेती है ना बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, और असम में लाल मिट्टी पाया जाता है, इसीलिए असम में जो है ना वो चाय बागान काफ़ी हमें देखने को मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ना कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है। ध्यान रखिएगा आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए भारत की जलोढ़ मिट्टी जो है ना वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और भारत का अगर 100% मिट्टी है ना तो उसका 40% सिर्फ जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, एक बांगर होता है और एक खादर होता है। बांगर कहने का मतलब क्या है कि जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है उसको हम लोग बांगर कहते हैं, और जो जलोढ़ मिट्टी अभी नई है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। देखिए प्रायद्वीपीय जो नदी घाटी होती है ना वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा कथन सही है।
पहला बोला गया है कि जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदी घाटियों में पाई जाती हैं। हाँ, ये पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से में काली मिट्टी पाई जाती है। कि ये जो ब्लैक सॉइल है ना, वो कौन कौन राज्य में पाया जाता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं, इसे हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है, आपको पता होगा। और इसे हम लोग लावा मिट्टी भी कहते हैं, और स्वतः जुताई मिट्टी भी इसे ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। और रेगुर मिट्टी भी इसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको एक ही लाइन में कवर करवा दिया। अब देखिए कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों जगह जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता काली मिट्टी में पाई जाती है। ये काली मिट्टी में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता है कि काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है, बिल्कुल सही है। दूसरी विशेषता है कि काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है। देखिए इसमें फास्फोरस बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को बताइए। पहला कथन कह रहा है कि लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां पे रवेदार अग्नेय चट्टान पाई गई है। अभी हमने देखा कि जहां पे चट्टानें टूटती फूटती है ना, वहां पे लाल मृदा बनती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि लाल मृदा जलायोजित होने पे पीली दिखाई देती है, क्या? बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मृदा को सिंचाई के लिए आवश्यकता कम होती है पानी की, क्योंकि इसमें नमी रोकने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ध्यान रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी जो है उसमें काजू की खेती काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे मिट्टी है, उससे संबंधित राज्य है। देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, वो आपको यूपी की तरफ देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, यूपी की तरफ। दूसरा ये जो काली मिट्टी है ना, वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। लाल मिट्टी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और जो मरुस्थलीय मिट्टी है ना, वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र है वो मृदा अपरदन, जो मृदा का इरोजन होता है, उससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो चंबल घाटी में सबसे ज़्यादा मृदा का अपरदन होता है और मालवा के क्षेत्र में भी होता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, भाग 2 के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। देखिए भाग 1 में आपको देखने को मिलेगा संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 2 में आपको नागरिकता देखने को मिलेगा 5 से 11 तक। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिखेगा 12 से लेकर 36 तक। भाग 4 में आपको मिलेगा 37 से लेकर 51 तक आपको डीपीएसपी देखने को मिलेगा। भाग 4 में 51 के क में आपको देखने को मिलेगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये सारे भाग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पे भाग 5 आपको संघ के बारे में बताएगा, भाग 6 आपको राज्य के बारे में बताएगा, और भाग 7 निरस्त हो चुका है, भाग 8 आपको संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन बोल रहा है विचार करने के लिए। पहला कथन है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, क्या? बिल्कुल सही है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। और ये एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ना, वो हमने ब्रिटेन से अपनाया है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, मतलब राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो और तीसरा है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई हो वह किसी भी परिस्थिति में उसे इसे वंचित नहीं किया जा सकता। हाँ देखिए ये भी सही है, तो 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एकल नागरिकता प्रदान की गई है, और ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है, उससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था, फर्स्ट टाइम। ध्यान रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 संसद के द्वारा बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाना है तो उसका जो राइट्स है ना, अधिकार है, वो संसद को दिया जाता है, भाग आर्टिकल 11 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आके जो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन कौन से आर्टिकल में। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 6 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग को हमने किस देश से लाया है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा 7 साल तक अगर वो भारत में निवास करते हैं तो वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत नागरिक बन सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा नागरिकता अधिनियम 1955 में इसमें विस्तार से चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों के वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है, मतलब सिर्फ भारतीयों को ही अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इसे आप रट जाइएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता निम्न से किन विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलता है। ध्यान रखिएगा जन्म से मिलता है, अनुवांशिकता से मिलता है, बोले तो जेनेटिक्स से मिलता है, पंजीकरण द्वारा मिलता है, लेकिन अनुरोध के द्वारा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। ध्यान रखिएगा पहला कथन कह रहा है कि भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने के योग्य रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। हाँ, लागू है और इसी को बार बार संशोधन किया जाता है, जो कि वर्तमान में भी किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इसमें बताया गया है ना कि भारत में जो है वो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से आए हुए जो अल्पसंख्यक है ना उनको नागरिकता दिया जाएगा, और इसी का मुद्दा भी हाल ही में चर्चे में था, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। डी कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 नागरिकता को बताता है। जी नहीं, भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार को बताता है, आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक। नागरिकता भाग 2 में बताता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने एकीश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया है। ध्यान में रखिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में, तो उन्होंने इस्लाम धर्म से इसे एक्सेप्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध में किया है। ध्यान में रखिएगा संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली लैंग्वेज में थी, उसका उन्होंने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी विवियन डिरोजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी है, तो ध्यान में रखिएगा SN बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा डेरेजियो को। नेक्स्ट है कि नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदल के स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पे रखा गया था। ध्यान में रखिएगा खेतरी के राजा थे अजीत सिंह के सुझाव पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पे विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता बनी थी। देखिए ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि थियोसॉफिक की शाब्दिक अर्थ क्या ब्रह्म विद्या होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है। जी हाँ, ये भी सही है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये ध्यान में रखिएगा कि ठगी प्रथा, ये देखिए जो ठगी प्रथा है ना, ये समाप्त किसने किया था। याद रखिएगा विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है। शिशु वध की बात करते हैं तो वे जॉन सोर ने करा था। नरबली प्रथा जो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा खत्म किया गया था, और दास प्रथा जो है वो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा खत्म किया गया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान में रखिएगा इसे। क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पे था। याद रखिएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करा था, तो याद रखिएगा विलियम जोन्स ने किया था कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है। पहला युग्म बता रहा है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने ही कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। और महादेव गोविंद रनाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए यही गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब तक और कब से किया गया था? ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था और ये आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया था, सीन नदी पे। ध्यान में रखिएगा कि इसमें पहला जो पदक है ना वो कांस्य पदक जीता गया था मनु भाकर के द्वारा, जो कि 10 मीटर शूटिंग में उन्होंने जीता था, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता है? याद रखिएगा, मनु भाकर, शूटिंग से इनका संबंध है और 10 मीटर उन्होंने शूटिंग में इसे जीता है। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी को पहला पदक जीते? कि यहाँ पे रजत पदक कर लीजिएगा, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन था? ध्यान में रखिएगा, ध्वजवाहक जो थे ना स्टार्टिंग शुरू करने वाले कौन थे? शरद कमल थे, जो कि जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, और पीवी सिंधु थे जिनका संबंध बैडमिंटन से है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में कौन कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, मनु भाकर और PR श्रीजेश, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ध्यान रखिएगा, 6 पदक भारत के द्वारा जीता गया है, जिसमें से गोल्ड पदक तो भारत ने जीता ही नहीं है, उसमें से जो सिल्वर पदक है ना वो 1 जीते हैं। याद रखिएगा, इनका नाम नीरज चोपड़ा, और 5 पदक जो है वो ब्रॉन्ज का है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन कवर हो गया है पूरी तरीके से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपके लिए इस पूरे टेस्ट को मैं कवर कर सकूँ। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।